हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर अकेडमी पर। स्टूडेंट्स, आज टॉपिक में बात करेंगे हम लोग 10.2 के बारे में। एक्सरसाइज 10.2 जो है आज स्टार्ट करेंगे और वृत्त के बारे में जानेंगे। हमारा जो नेक्स्ट सिलेबस है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वो कैसे सॉल्व होगी आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। हालांकि हमारी एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है 10 के ऊपर ही क्वेश्चन है। हो सकेगा तो आज ही कंप्लीट करेंगे, नहीं हो सकेगा तो हम इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं आज हम लोग कितने क्वेश्चन इस पर कर पाएंगे, हमारे 1 घंटे में कितने क्वेश्चन हो पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, हालांकि इसको जल्दी से जल्दी करने के लिए मैंने इससे पहले एक सेशन आपको बता रखा है, 10.1 उसको कंप्लीट किया था, वो आपके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखें, क्योंकि इसका जो बेसिक है हम लोग वहीं से शुरुआत करके आए हैं। हालांकि ज़्यादा नहीं था, आधे घंटे का ही सेशन था वो वाला। उसमें से 10 मिनट तो मैंने खाली ये समझाया था कि वृत्त होता क्या है। तो ये सारी बातें मैंने आपको उसमें बता दी हैं। आज जो नया टॉपिक आएगा उसको हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, और इससे जो बेसिक वाला पोर्शन था जो कि हम लोग ने शुरुआत की थी वो पहले हम लोग बताकर आ चुके हैं। राइट फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो सेशन देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उस सेशन को देख लें ताकि आपको पूरा नॉलेज जो है वो मिल सके। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, और सेशन को शुरुआत करने से पहले स्टूडेंट्स सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दें, और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने के थ्रू ही आपको नोटिफिकेशन आएगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं जरा 10.2 में हमें दिया क्या गया है। मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 10.1 में यह बताया था कि वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखाएं डाली जाती हैं, छेदक रेखाएं डाली जाती हैं। तो वो कैसे काम करती हैं, कब छेदक रेखा बोलते हैं, कब प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, और स्पर्श रेखा कब बोलते हैं, स्पर्श बिंदु कब बोलते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको पुराने सेशन के अंदर बताई थी। आज हम लोग उसी से रिलेटेड टॉपिक करेंगे और उस पर डिपेंडेंट हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और समझेंगे कैसे करना है। आइए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला टॉपिक ये होता है कि किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं डाली जा सकती हैं, ये चीज बात करेंगे। अब वो बिंदु कहां होगा, पहले तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हो सकता है वो बिंदु अंदर है, हो सकता है कि वो बिंदु वृत्त पर हो, और हो सकता है वो बिंदु वृत्त के बाहर हो। उम्मीद है 3 बातें आपको समझ में आएंगी, या तो वो अंदर होगा, या तो वो वृत्त पर होगा, या तो वो वृत्त के बाहर होगा। 3 कंडीशन बन सकती है। और कोई कंडीशन आती है क्या दिमाग में आपके जो कि यहां पर बनाई जा सकती हो? तो हमें इस बिंदु से स्पर्श रेखा डालनी है, मतलब जो इसको एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हो वो स्पर्श रेखा होती है। ठीक है, अगर 2 बिंदु पे कर देते तो प्रतिच्छेदित हो जाती है, वो हमने लास्ट टाइम में आपको बताया ही था। चलिए इसकी बात करते हैं। स्पर्श रेखा डालनी है स्टूडेंट्स। स्पर्श रेखा आप कैसे डाल पाओगे, क्या है पॉसिबल? मान लीजिए ये लाइन ऐसे डाल दी, ये लाइन ऐसे डाल दी, ऐसे डाल दिया, क्या ये स्पर्श रेखा है? ये पॉइंट हो गया। तो क्या ये स्पर्श रेखा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, स्पर्श रेखा नहीं है। इसका मतलब अगर बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है तो हम लोग एक भी स्पर्श रेखा नहीं डाल पाएंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? मतलब यहां पर स्पर्श रेखा एक भी नहीं आएगी। इसकी बात करते हैं। इस बिंदु से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा बात करनी है, जबकि कंडीशन ये दी गई कि जो बिंदु है वो वृत्त पर स्थित है। अगर वृत्त पर स्थित है तो इसका मतलब इस बिंदु से और इस वृत्त पर डाला गया जो वो होगा स्पर्श रेखा होगी वो सिर्फ यही जा सकती है। इसके अलावा कोई डाल सकते हो आप बताओ? इसके अलावा ऐसे कुछ कर सकते हो? अगर करोगे तो वृत्त कट जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर बिंदु वृत्त पर स्थित होता है तो हम लोग केवल एकमात्र स्पर्श रेखा खींच पाएंगे, इसके अलावा दूसरी स्पर्श रेखा नहीं खींच पाएंगे। मतलब एक स्पर्श रेखा हम लोग यहां से खींचेंगे। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। तो स्पर्श रेखा कितनी खींच सकते हैं? एक खींच सकते हैं। कब? जब हमारा बिंदु वृत्त पर स्थित हो। आइए इसकी बात करते हैं। अगर वृत्त के बाहर बिंदु स्थित है तो आप लोग यहां से 2 रेखाएं खींच पाओगे, ऐसे एक तो, और दूसरा ऐसे। एक तो यहां से यहां तक और एक यहां से यहां तक। तो ये बात आपको क्लियर हुई कि अगर बिंदु जो है वृत्त के बाहर स्थित होता है, मान लीजिए ये बिंदु P था, P से आपने Q डाला और एक R डाला, तो PR और PQ 2 स्पर्श रेखाएं आप खींच पाओगे। कब? जब आप लोगों के पास में वृत्त के बाहर बिंदु स्थित होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो 3 तरह की फिगर मैंने आपको समझा दिए हैं। इन्हीं पर बेसिस आपको कुछ ना कुछ आपके प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे और उनको आपको समझना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट टाइम एक थ्योरम भी बताई थी आपको। क्या थ्योरम थी वो भी जरा जान लेते हैं। हमने ये बताया था कि अगर किसी भी वृत्त पर कोई एक स्पर्श रेखा है, किसी वृत्त पर कोई एक स्पर्श रेखा है, तो उसके केंद्र से उस पर डाली गई त्रिज्या
उसके केंद्र से उस स्पर्श बिंदु पर डाली गई त्रिज्या। आप जरा इस बात को समझे, स्पर्श बिंदु कहां होता है? जहां पर ये स्पर्श कर रहा होता है। जैसे ये स्पर्श कर रहा है तो ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु है, ठीक है। तो केंद्र से स्पर्श बिंदु पर डाली गई त्रिज्या उस स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये बात हम लोग जानते थे, पहले ही प्रमेय में बताया गया है, ठीक है। तो फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। देखो, वर्ड्स आपको रट्टा नहीं मारने हैं, जो बनाया है वही बोलना है। भले थोड़ा सा आप क्या करो कि अपने लैंग्वेज में बोलो, जैसे मैं अभी बोल रहा था तो थोड़ा सा अटक सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट आप बोल तो सही रहे हो ना। तो कम से कम आप ये बोल सकते हो किसी वृत्त पर स्थित, स्पर्श बिंदु पर स्थित, ठीक है। ऐसे बोलो, किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु पर स्थित स्पर्श रेखा पर केंद्र से डाली गई त्रिज्या उस स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इतने क्लियर वर्ड्स में आप बता सकते हो। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। तो बार बार बोल रहा हूं, रट्टा नहीं मारना प्रमेय को, जो समझाया है वही करना। वो लंब होने का मतलब क्या होता है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। लंब होने का मतलब क्या है? इनके बीच में 90 डिग्री का मतलब है कि इनके बीच में 90 डिग्री का वो एंगल बनेगा। क्लियर? चलिए, तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो ये सब चीजें नोट करके रख लो। अब हम लोग चलेंगे अपने एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज का शुभारंभ करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कैसे गए और कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स, बुक, पेन, रफ सब लेकर बैठो। जो चीजें नोट करने लायक लगे नोट करते रहना, क्योंकि नोट करने से ही 90% मैथ तो ऐसे ही क्लियर हो जाती है जब आप नोट करते हो। आइए पहले क्वेश्चन में एंट्री करते हैं और समझाते हैं क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में बोला गया है एक बिंदु Q से, ठीक है, कोई बिंदु Q है, कहां पर है हमें नहीं पता, बट हम लोगों को यह पता है कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या बताइए। क्वेश्चन पढ़कर मुझे ये फील हो रहा है कि ये जो आपका दिया हुआ वो है बिंदु है, वो बिंदु यहां पर वृत्त के बाहर स्थित है, वृत्त के बाहर स्थित है। ये चीज मुझे ऐसे फील हो रही है स्टूडेंट्स। अच्छा, मैंने यहीं क्यों लिया, यहां क्यों नहीं लिया, अभी मैं बताता हूं। क्योंकि मैं इसको क्वेश्चन को ना ऐसे फील कर पा रहा हूं कि जैसे मान लीजिए मैंने इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा डाली, ये स्पर्श रेखा डाली, ठीक है। स्पर्श रेखा डालने के बाद में इसने स्पर्श बिंदु पर टच किया होगा। केंद्र से ये बिंदु Q था, Q से एक स्पर्श रेखा डाली गई है और उस स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है। अच्छा, स्पर्श रेखा की लंबाई कहां तक होती है? जिस बिंदु से डाला जा रहा है और उस स्पर्श बिंदु तक की लंबाई जो होती है वो होती है हमारे पास में स्पर्श रेखा की लंबाई। क्लियर इतनी बात? आइए आगे देखते हैं। Q से केंद्र की जो दूरी है, यहां केंद्र से और Q की जो दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। ओके, ये बात भी समझ में आ जानी चाहिए। मतलब ये हुआ कि आपको P से Q और उस ये सेंटर को आप क्या मानोगे? सेंटर को C मान लो या तो O मान लो, जो आपका मन हो वो मान लेना। तो आपने इसको O कह दिया, ठीक है। अच्छा, फिर और उसके बाद क्या बनता है? आपको बताना क्या है? आपको बताना है कि वृत्त की त्रिज्या क्या है। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं वृत्त की त्रिज्या यही आएगी, यह वृत्त की त्रिज्या होगी O से P तक। और अभी जस्ट मैंने यहां पर एक थ्योरम आपको रिवाइज कराई थी। क्या कराया था कि किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखा पर केंद्र से डाली गई त्रिज्या उसके लिए लंब का कार्य करती है। तो इसका मतलब ये यहां पर लंब का कार्य कर रही है, यहां 90 डिग्री का बनेगा एंगल। क्या आप लोग फील कर पा रहे हैं कि इस वृत्त के ऊपर कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज बन चुका है, कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज बन चुका है। तो समकोण त्रिभुज के लिए हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस। अगर आप ध्यान से देखें तो ये O है, ये P है, ये Q है, मतलब ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, ठीक है। हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर। सो हमारे पास में यहां पर आ गया 24, यहां पर आ गया 25। तो मतलब ये हुआ कि OP निकाल के दिखाइए, लंब निकाल कर दिखाइए। यही OP तो आपकी रेडियस है। तो हमने कहा त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर, ये हो गया PQ का स्क्वायर और साथ ही साथ OP का स्क्वायर। क्लियर इतनी बात? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हमने लिख दिया। उसके बाद जरा इस बात को बहुत ध्यान से समझें। OQ की वैल्यू दी गई है 25 का स्क्वायर, PQ हमें दिया गया है 24 का स्क्वायर,
प्लस OP हमें नहीं पता है, यही निकालना है। तो 24 को उठा के इधर ले आओ, साथ ही साथ स्क्वायर भी करते रहो। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। जैसे ही माइनस करेंगे तो मेरे ख्याल से यहां पर बचना चाहिए 49। आप माइनस करके देखिए, यहाँ 24 बचेगा 600 में और यहाँ 25 है, तो मतलब 24 और 25 कितना 49 हो गया। तो ये OP स्क्वायर इसको उठा के उधर भेज दो, ये हो गया 49। मतलब OP की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर आ गई है। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। तो त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। अच्छा, यहां पर अभी मैंने एक बात नहीं लिखी है, हमने यहां पर ये नहीं लिखा OPQ 90 डिग्री कैसे आया है। तो हमने बताया था ना प्रमेय के जरिए आया है, तो आप वहां पर लिख दीजिएगा। इससे सबसे पहला स्टेप लिखिएगा, एंगल OPQ आर 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। बगल में लिखिएगा प्रमेय संख्या 1 से, प्रमेय संख्या 1 से, यह हिंट देते हुए आप इसको बताएंगे 90 डिग्री है। फिर बताएंगे OPQ समकोण त्रिभुज है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से। तो उम्मीद है कि पूरी तरह से क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है यहां पर, और कुछ भी नहीं बचा है। ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये जो थ्योरम आपने लगाया है ना, देखिए इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बताया नहीं गया है, इसमें सब कुछ पहले से आपको पता है। बस करने के तरीके आप देखिए कि वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वृत्त पर कैसे कैसे लाइन्स डाली जाती हैं, कैसे कैसे उनके बीच में त्रिज्या और स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु के बीच में संबंध होते हैं, ये सारी बातें आपको सामने लिखी हुई हैं और आपको इसमें कुछ भी नया नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? तो इस चीज को आप लोग नोट कर लें और एक बार फिर से अपने मन से प्रैक्टिस करके देखें। क्या पाइथागोरस को मिक्स करते हुए आपको यह समझ में आया कि वृत्त कैसे सॉल्व किया जा रहा है? तो देखो मैथ ना कहीं से भी कुछ भी रिलेटेड हो सकता है। आपने जो लेसन नंबर 1 में पढ़ा होगा, हो सकता है लेसन नंबर 10 में आपके काम आ जाए। ठीक है, तो मैथ कहीं का भी टॉपिक कहीं भी रिलेट हो सकता है। ऐसा नहीं पाइथागोरस पढ़ रहे हैं तो पाइथागोरस में ही काम आएगा, पाइथागोरस पूरे मैथ में कहीं भी काम आ सकती है। चलिए एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ जरा उसके बारे में जानते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, ये जो हमारा था ये बहुविकल्पीय प्रश्न था। तो बहुविकल्पीय में आपका जो 7वां आंसर आया था 7, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 7। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने हमसे क्या बोला गया है, जरा उसके बारे में समझते हैं। आकृति में, ठीक है, आकृति दी गई है। आकृति में TP-TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल POQ 110 डिग्री है। स्टूडेंट जरा इस क्वेश्चन को ऐसे समझे, मैं ऐसे फिगर बना देता हूं आपके सामने कि मान लीजिए यहां पर एक बाह्य बिंदु है T, ठीक, उस T से TP और TQ केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। केंद्र O वाले वृत्त पर, ये O वाला केंद्र हो गया, इस पर TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो देखिए एक तो ये बना दी और दूसरी वाली ये बना दी, तो ये स्पर्श बिंदु मान लेते हैं यहां टच कर गया, तो ये TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं। अच्छा, और इस प्रकार से है कि POQ जो बनेगा वो 110 डिग्री का बनेगा। P से लेकर O डालो, O से लेकर Q डालो, मतलब ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 110 डिग्री का। क्या इतनी बात समझ में आती है स्टूडेंट्स, बताइएगा मुझे। इतनी बात में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिगर आपका क्वेश्चन को पढ़कर बनाया गया है और फिगर आपको दिया भी गया है। चलिए तो बताना क्या है, एंगल PTQ कितना आएगा, ये एंगल कितना आएगा, इसके बारे में डिस्कस करिए। तो इसके बारे में डिस्कस करने के लिए देखो बहुत इजी चीज है। 4 भुजाएं दिख रही कि नहीं, 1 2 3 4, कहीं ना कहीं चतुर्भुज दिख रहा है। अगर चतुर्भुज दिख रहा है तो उसी के हेल्प के जरिए मैं इसको बताने वाला हूं, जरा आप बहुत ध्यान से समझें। क्या आप इस बात से सेटिस्फाइड करते हैं ये एक स्पर्श रेखा है और स्पर्श पर डाली गई जो त्रिज्या होती है वो लंब का कार्य करती है, और लंब जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब इधर से स्पर्श रेखा डाली गई, इस पर डाली गई त्रिज्या 90 डिग्री की होगी, इधर से डाली गई त्रिज्या उस स्पर्श रेखा के लिए 90 डिग्री का होगा। मतलब एक चतुर्भुज के अंदर 3 एंगल तो मिल गए मुझे, चौथा एंगल बताना है। आइए बताते हैं। चूंकि एंगल OPT इक्वल टू एंगल OQT इक्वल टू 90 डिग्री, कहां से बोला ये बात बोली है प्रमेय 1 से बोला गया है। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई। प्रमेय 1 से मैंने ये बात बोल दी है। आगे देखें, चतुर्भुज OPTQ लिखिए ना, एक लाइन से चलिए। तो OPTQ में चारों भुजाओं का योग जो आता है स्टूडेंट्स वो कितना आता है, 360 डिग्री। तो हम लिखेंगे सभी भुजाओं का योग इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं एंगल P एंगल T प्लस
एंगल ओ क्यू और प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू आएगा 360 डिग्री। एंगल पी की वैल्यू दी गई है 90, एंगल टी हमें बताना है, एंगल ओ क्यू हमें दिया गया है 90 और एंगल ओ हमें बताना है 110, ये हो जाएगा 360। स्टूडेंट्स आपको पता हो गया होगा कि यहां पर ये सब जुड़ जाएगा, तो 110 में 90 जोड़ा, कितना बच गया, कितना बन गया, 200 बन गया, 200 में फिर से 90 जोड़ा, 290 हो गया। तो मतलब एंगल टी मेरे पास में यहां बचा और 360 माइनस 290, 290 में 10 और जोड़ेंगे 300 और 60 और दिया गया है, तो मतलब हमारे 360 बनाने के लिए 70 जोड़ा जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल टी जो आएगा वो 70 डिग्री आएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको इतने ही स्टेप में पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन आपके सामने लगाने का तरीका आपके सामने है, ठीक है। मैंने एक एक स्टेप आपको बता दिया है कि कैसे करना है। अगर कुछ भी हिंदी में लिखने जैसी चीज आपको नजर आ रही है तो आप बकायदा उसको हिंदी में लिखकर समझाएं कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे किया गया है। ये चीजें आपको हिंदी में बतानी पड़ेंगी पहले कि क्योंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो हम लोग ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं। तो हिंदी में आप लोग यहां पे लिखें, हिंदी में लिखने का कष्ट आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा। बाकी मैं एज अ मेंटर आपको ये गाइड कर देता हूं कि आपको कैसे कैसे इन क्वेश्चंस को करना है। तो उम्मीद है ये बात आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। क्लियर? चलिए, इस तरह करने से ये होगा कि आपको क्वेश्चन भी तुरंत क्लियर हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कोई सेशन बड़ा नहीं जाएगा, सेशन छोटा रहेगा। जितना छोटा सेशन रहेगा देखना उतना अच्छा रहेगा, उतना सुविधाजनक रहेगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ज्यादा बड़ा सेशन बोरिंग हो जाता है ना आप लोगों के लिए, तो इसीलिए। और एक तो ये एजुकेशन से रिलेटेड सेशन है, तो एजुकेशन किसको पसंद, सबके लिए बोरिंग हो जाती है। तो इसीलिए जितना छोटे छोटा सेशन हो जाए, जितने कम शब्दों में क्वेश्चन को समझाया जा सके, यही कोशिश रहती है हमारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, उसको समझा दिया जाए। तो इन्होंने हमसे क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला, फिर अच्छा ये भी मेरा शायद एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो इसमें मेरा आया था कितना, 70 डिग्री आंसर आया था। तो मतलब बी वाला ऑप्शन मेरा सही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बी ऑप्शन इसका पूरा का पूरा सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है उसके बारे में डिस्कस किया जाए। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो। जरा इस बात को बहुत ध्यान समझें। एक बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं हैं PA और PB, तो इसका मतलब यह हुआ कि P से स्पर्श रेखा एक तो ये डाली गई होगी और एक ये डाली गई होगी, ठीक है। इसको टच करा लो, टच कराना ही मुश्किल है क्योंकि कटना भी नहीं चाहिए और टच भी हो जाना चाहिए। तो ये PA और PB ये दो स्पर्श रेखाएं यहां से डाली गई हैं, लेकिन इनके जो झुकाव है, इन स्पर्श रेखाओं का झुकाव वो 80 डिग्री का है। मतलब यहां पर 80 डिग्री कहीं ना कहीं बन रहा है। अच्छा, पर झुकी हो तो POA बताइए कितना बनेगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहां से लेकर यहां पर ऐसे और फिर ऐसे, तो POA कितना बनेगा ये बताइए। यहां पर मैंने O कह दिया, तो ये एंगल आपको बताना है कि कितना बनेगा। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई है। चलिए करने का तरीका मैं बताता हूं कैसे करना है। स्टूडेंट देखिए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस लाइन ने इसको और इसको दो बराबर भागों में बांटा, ऐसा कुछ भी हमें पता नहीं है कि दो बराबर भाग बांटा जाता तो हम चतुर्भुज मानकर, क्योंकि ये भी आ जाता ये भी आ जाता 90 डिग्री, ये 80 डिग्री दिया ही गया है, तो चतुर्भुज मानते हुए हम ये पूरा BOA तो निकाल लेते, BOA निकालकर आधा कर देते तो आंसर आ जाता। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि ये आधा ही हो रहा है, ये एंगल आधा ही होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। कोई थ्योरम ऐसा नहीं समझाती हमें कि यहां से डाली गई जो लाइन होगी वो इस एंगल को आधा कर देगी, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो कैसे करेंगे सर? करने के लिए फिर आपको यहां पर एक तरीका लगाना पड़ेगा। हमें यह देखना पड़ेगा क्या ये एंगल इस एंगल का इक्वल आ रहा है। आने के लिए सर्वांग समता वाले चैप्टर में जाइए। सर्वांग समता में मैंने क्या समझाया था, जब भी दो त्रिभुज आपको दिखे, देखिए एक त्रिभुज दो त्रिभुज दिख रहा है, इनको सर्वांगसम प्रूफ कर लीजिए। सर्वांगसम प्रूफ करने के बाद में आप ये तो कह सकते हैं ना कि ये एंगल और ये एंगल बराबर आएगा, तब जाके जब बराबर बराबर आएगा तब आंसर आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस वाले क्वेश्चन के लिए अब आप लोग सर्वांगसम की भी कंडीशन पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए बताते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए।
ए ओ बी का एंगल जो आपको दिया जा रहा है उसको निकालने की कोशिश करें। ए ओ बी का एंगल मतलब ये पूरा एंगल, तो आपको पता है पूरा एंगल निकालने के लिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री और 80 डिग्री मिल चुका है तो इसका मतलब ये निकालने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों को ये पता है कि एंगल ओ ए पी और एंगल ओ बी पी दोनों ही 90 डिग्री होंगे। कहाँ से? हमने आपको एक प्रमेय संख्या 1 पढ़ाई है पिछले वाले सेशन में, वहीं से हम इसको बता रहे हैं, आपकी बुक में भी दी गई है, ठीक है। आइए, अगर ये 90 डिग्री है तो हम कहेंगे चतुर्भुज ओ ए पी बी में सभी एंगल जोड़ने पर 360 डिग्री आना चाहिए। तो एंगल ओ जोड़ दिया, एंगल ए जोड़ दिया, एंगल पी जोड़ दिया और एंगल बी जोड़ दिया, तो ये सब मिलाकर कितना डिग्री आ जाएगा? 360 डिग्री आ जाएगा। एंगल ओ हमें बताना है, एंगल ए हमें 90 डिग्री मिला है, ये हमें 80 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री मिल चुका है, ये बात हम लोग जानते हैं। 90 और अच्छा देखिए इसमें ना तूने तीनों जो है 90 90 90 मान लीजिए, देखिए 270 बन जाएगा। 3 बार 90 90 जोड़ने से 9 3 27 होता, 270, बट इसमें 10 कम था, 1 कम कर दीजिए मतलब 260 बन गया। इसको ऐड करने से 260 बन गया, उसको उठा के उधर भेजिए। एंगल O इज इक्वल टू 360 माइनस 270 का कम 260 बना, 360 में से 260 माइनस हो जाएगा, 100 बच जाएगा। तो एंगल O इज इक्वल टू 100 डिग्री आंसर आ गया। मतलब ये वाला जो पूरा एंगल आया है स्टूडेंट्स, ये 100 डिग्री एंगल आ गया है। तो यहां से अब कहानी आती है कि हमें ये पूरा एंगल नहीं, हमें ये अंदर वाला एंगल चाहिए था, ये वाला एंगल, ये वाला पूरा एंगल हमें चाहिए। कैसे आएगा जरा उसके बारे में बात करते हैं, आइए दिखाते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे 2 त्रिभुज मैं दिखाने वाला हूं, त्रिभुज ए ओ पी और तथा त्रिभुज ओ बी पी में, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब जरा इस बारे में आप बात करिए कि ओ ए ओ पी और ओ बी पी में क्या समझ में आता है। तो ये समझ में ये आता है कि हमारे पास में ये जो ओ पी है ना, ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है, दोनों के बीच में काम कर रही है। ओपी इसके लिए भी है, ओपी इसके लिए भी है, मतलब दोनों त्रिभुज के लिए ओपी है, तो ओपी क्या है? उभयनिष्ठ हो गई। तो ये हमारे पास में उभयनिष्ठ आ गई। अच्छा और क्या आता है जरा और समझें। अच्छा ओ ए और ओ बी दोनों ही इक्वल होंगी। ओ ए जो है उस त्रिभुज के लिए काम कर रही है, ओ बी जो है इस त्रिभुज के लिए काम कर रही है। तो मतलब ये हो गया कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही रेडियस है, त्रिज्याएं हैं। अच्छा एक और बात जरा समझें, यहां पर इसके इस त्रिभुज में एक एंगल जो है 90 डिग्री का है, यहां पर इस त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब यह हुआ कि उस त्रिभुज का एंगल ओ ए पी इक्वल है इस त्रिभुज के एंगल ओ बी पी में, क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री के। तीनों को रीजन बताते हुए हमने ये बता दिया कि इन दोनों त्रिभुजों में 3 चीजें बराबर हैं, कोई 3 चीजें बराबर हैं। तो ये बात आपको पूरी तरह क्लियर होनी चाहिए। अगर 3 चीजें बराबर होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम कह सकते हैं त्रिभुज ओ ए पी त्रिभुज ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, सर्वांगसम है। किसका? त्रिभुज ओ बी पी का, ओ बी पी का सर्वांगसम है। ये क्यों कहना पड़ रहा है, इसकी जरूरत क्या है, अभी बताते हैं जरूरत क्या है। तो जब हमने कहा कि सर्वांगसम है, कौन सी प्रॉपर्टी से सर्वांगसम है? तो देखिए ये साइड है, ये साइड है, ये एंगल है। तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड प्रमेय से, या फिर आप कह सकते हैं साइड एंगल साइड सिस्टम से हमारा ये क्या हो जाएगा? सर्वांगसम प्रूफ हो जाएगा। अब इसका काम क्या था सर? इसका काम ये होता है स्टूडेंट, जब भी कोई 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं, 3 चीजें बराबर दिखाने के बाद हम ये कहते हैं कि उनमें वो सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब सभी अंग समान है उसके। अगर 3 चीजें बराबर हैं तो सब बराबर है, ये समझो। फिर उसका सबका सब कुछ बराबर आएगा, ये हमें बताया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूं कि इसका ये वाला जो एंगल है, इस त्रिभुज का ये वाला एंगल और इस त्रिभुज के इस वाले एंगल के इक्वल आना चाहिए। ये नीचे वाला एंगल उस वाले त्रिभुज के ऊपर वाले एंगल के इक्वल आना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं, तो एंगल ए ओ पी जो आएगा, एंगल ए ओ पी, ये वाला एंगल पी ओ बी के इक्वल रहेगा, एंगल बी ओ पी का इक्वल रहेगा, राइट। यही मुझे जरूरत थी कि दोनों ही एंगल बराबर आएंगे, ये बात हमें पता हो जानी चाहिए। अच्छा अब इसका काम क्या है? तो हम लोग ये, आप ये बताइए जरा, आप मुझे ये बता सकते हैं, क्या मैं ये लिख सकता हूं ए ओ बी को, एंगल ए ओ बी जो है वो 100 डिग्री का आया था,
क्या आप ये बता सकते हैं? ये देखिए एंगल AOB, जो O वाला एंगल आया था वो पूरा का पूरा कितने डिग्री का आया था? 100 डिग्री का। अगर मैं इस दो पूरे एंगल को तोड़ूं तो क्या मैं दो भाग में तोड़ सकता हूं? आधा एंगल ये ऊपर वाला, आधा एंगल ये नीचे वाला। तो आधा एंगल लिखो AOP, लिखो एंगल AOP प्लस इसी को तोड़ रहे हैं, AOB को ही तोड़ रहे हैं, दो भाग में तोड़ रहे हैं अलग अलग। तो अगर मैं AOP और POB अगर जोड़ दूं तो एंगल BOP अगर जोड़ दूं तो ये दोनों ही 100 डिग्री बनाएंगे। अच्छा, ये करने से हुआ क्या? ये करने से ये होगा कि अब आप लोगों के पास में एक एंगल बचेगा। कैसे? हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ऊपर वाला, मतलब AOP चाहिए। AOP चाहिए तो BOP को गायब करना पड़ेगा। तो ये रखे रहो, इसको गायब करो। इसको गायब कैसे करें? यहां पर आप देखोगे BOP जो है वो इक्वल है इसका। तो इक्वेशन नंबर 1 में रखो, कहो समीकरण 1 से हमने ये कह दिया कि एंगल AOP तो ठीक है, BOP जो है वो AOP का इक्वल आएगा। तो एंगल AOP का इक्वल आ गया, ये दोनों ही कितने डिग्री के बराबर है? 100 डिग्री के बराबर है। AOP मिलकर हो गया 2AOP, तो 2 एंगल AOP इज इक्वल टू 100 डिग्री। अच्छा, 2 से डिवाइड कर दोगे, एंगल AOP इज इक्वल टू 100/2, मतलब 2 से काटा 5 बार, 1 0 बच रहा है। तो मतलब एंगल AOP जो आएगा वो आएगा 50 डिग्री का। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये बात आपको पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी अच्छे से। क्लियर? देखिए ये सारे के सारे स्टेप्स लगाए गए हैं। सर्वांग समता दो त्रिभुजों के बीच में कैसे सिद्ध की जाती है ये भी आपके सामने ही लगा हुआ है। क्लियर? उम्मीद है कि पूरी तरह से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। 3 क्वेश्चन हमने बढ़िया से कंप्लीट कर लिए हैं। आइए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है जरा उसको समझते हैं। स्टूडेंट्स देखिए 3 क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है। अभी तक तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि सेशन आगे का कैसा रहने वाला है और कैसे कैसे क्वेश्चन आपको समझाएंगे, ये बात तो आपको पता ही चल गई होगी। तो सेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी तक तो पता ही चल गया होगा। अगर पसंद आ गया है, समझ में आ गया है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सभी लोगों के पास तक पहुंचाएं कि हाँ ये सेशन बेहतरीन लग रहा है, सीखने को कुछ मिल रहा है, तो आगे भी पहुंचाया जाए ना। चलिए और देखा जाए कि हमारे पास में 4th क्वेश्चन में क्या बोला गया स्टूडेंट्स। आइए तो बच्चों इसमें इन्होंने ये कहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, ये सिद्ध करना है। आइए बताते हैं जरा। अच्छा ये बात आप मुझे ये बताइए कि जब व्यास होता है, वो मैंने आपको बताया होगा व्यास कैसे खींचा जाता है। ये पूरा का पूरा मान लीजिए एक व्यास है जो कि केंद्र से होता हुआ जाता है, इस पार से उस पार तक केंद्र से होता हुआ जाता है। इस पर खींची गई स्पर्श रेखा है, तो मतलब यहां पर एक स्पर्श रेखा खींच लो, यहां पर एक स्पर्श रेखा खींच लो, ये खींच दिया और ये खींच दिया। टच हो जाओ भाई, टच नहीं होता है। ये खींच दिया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये जब मैंने खींचा तो इसको खींचने से अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो है ना समांतर है, ये दोनों लाइनें समांतर हैं, स्पर्श रेखाएं समांतर हैं, ये प्रूफ करके दिखाई। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा पहले तो मैं इनको नाम दे देता हूं। ये है O, यहां पे मान लो C, A से स्टार्टिंग करो, A B C D E F, सबके नाम हो गए। इससे नाम देने में आसानी हो जाएगी। अच्छा अब जरा मुझे ये बताइए, स्पर्श रेखा है तो आपके पास ये पता चला, तो स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा पर ये जो त्रिज्या आप डाल रहे हो तो 90 डिग्री की होगी। ये कितने डिग्री की होगी? 90 डिग्री की होगी। अच्छा इसका 90 डिग्री चाहे इधर बनाए और चाहे इधर बनाए, दोनों बात एक ही है। उधर भी आप 90 डिग्री बना सकते हैं, तो मतलब दोनों तरफ से 90 डिग्री बन रहा है। बहुत बढ़िया बात है। करने के लिए देखिए स्टूडेंट मैं आपको पहले ही बता दूं, आप लोगों को कभी ये बताया गया है क्या? कभी क्या? मैंने ही खुद 1000 बार बताया है कि दो समांतर रेखाएं जब भी होती हैं तो अगर उनको कोई लाइन काटती है, अगर उनको कोई लाइन काटते हैं तो यहाँ 8 तरह के एंगल बनते हैं। ये जो आप देखते हैं ये 8 तरह के एंगल बनते हैं, 4 ऊपर बन रहे हैं, 4 एंगल नीचे बन रहे हैं, ये एंगल आप पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा इनमें जो है आप कुछ संगत कोण पढ़ते हैं, कुछ अंतः कोण पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं इनके बारे में बाह्य संगत कोण, अंतः संगत कोण, ये सब आप पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे यहां पर बस काम ये है कि मुझे ये दिखाना है कि ऐसी कौन सी चीज इसको प्रूफ कर दे कि ये समांतर है। तो देखिए आप मुझे जरा ये बताइए, मैं ये कहता हूं ना हमेशा कि अगर कोई दो रेखाएं समांतर है
तो उनके जो ये अंतःकोण ये वाला और ये वाला जो बनता है, एक लाइन के इस तरफ एक लाइन के उस तरफ, फिर चाहे आप इधर का पकड़ के उधर को करें, चाहे ऊपर वाले का इधर वाला पकड़ लें, नीचे वाले का इधर वाला पकड़ लें, ये जो कोण बनता है जिसमें आप ये देख रहे होंगे कोण नंबर 2, कोण नंबर 1 मैंने बोल दिया। तो ये जो 1 और 2 आप देख रहे हैं, ये जो होंगे इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये समांतर लाइन पर है। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, ये समांतर लाइन पर है। अब जरा इस फिगर में आप देखिए बहुत ध्यान से, हमें ये सिद्ध करना है कि ये समांतर होनी चाहिए। जरा आप मुझे ये बताएं, सबसे पहले मैंने आपको ये बोला कि चूंकि एंगल ओ बी सी इक्वल है एंगल ओ डी ई का, ओ डी ई का, क्या इस बात में कोई समस्या है? आप मुझे इसको बारे में बताइए कैसे इक्वल है। क्योंकि ये 90 डिग्री होंगे। क्यों 90 डिग्री होंगे? क्योंकि प्रमेय नंबर 1 हमसे बताई गई है कि यदि किसी त्रिभुज के स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखा पर डाली गई त्रिज्या, ठीक है, डाली गई त्रिज्या उस स्पर्श रेखा पर लंब का कार्य करती है। यह बात हमें समझाई गई थी। स्पर्श रेखा पर डाली गई त्रिज्या लंब रेखा का काम करती है। लंब का मतलब ही होता है 90 डिग्री होना। तो ये बातें मुझे यहां पे समझा दी गई हैं। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है। मैंने अभी अभी आपको बताया, अगर कोई लाइन किन्हीं दो लाइनों को काटती है और ये दो लाइनें समांतर हैं, तभी ये लाइनें यहां के जो एंगल होंगे वो इक्वल होने चाहिए। आप जरा इस फिगर में फील करें, ये इधर का एंगल और ये इधर का एंगल क्या दोनों ही बराबर आ रहे हैं? तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो अतः ए बी सी है आपके पास में। रेखा कौन सी है? अतः रेखा ए सी लिख लो, और रेखा ए सी और रेखा ई एफ समांतर होंगी। क्यों होंगी? होंगी लिखो, ठीक है, होंगी। क्यों होंगी स्टूडेंट्स? क्यों होंगी? क्योंकि अंतःकोण एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ डी ई, इक्वल है ना। ओ डी ई दोनों ही बराबर हैं किसके? 90 डिग्री के। तो ये अंतःकोण बराबर है, इसलिए यहां पर जो ये लाइनें हैं, इसकी थ्योरम से ये पता चलता है कि जब अंतःकोण बराबर आए तो इसका मतलब ये समांतर रही होंगी, तभी तो ये बराबर आए हैं, तभी तो अंतःकोण बराबर आए हैं। अगर ये लाइनें समांतर ना होती तो ये अंतःकोण बराबर नहीं आते, जो कि हमें दो त्रिभुजों, दो समांतर रेखाओं की प्रतिच्छेदी रेखा में समझाया जाता था। तो ये चीज जो हमें समझाई गई थी उसका यूज करते हुए हमने ये बताया कि क्योंकि दो रेखाओं के बीच के अंतःकोण समान है, इस वजह से ये दो रेखाएं समांतर हो सकती हैं। ठीक है, चलिए यही चीज आपको बतानी थी और कुछ नहीं था इसमें, और कुछ भी सॉल्यूशन नहीं था स्टूडेंट्स। आइए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला गया है, जरा उसके बारे में भी डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है स्टूडेंट्स, बट मैं जैसे आपको समझा रहा हूं ना, वैसी चीजें अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आप लोगों को कन्फर्म है कि हाँ थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही सकता है। और अगर लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो 100% समझ में आएगा, इसकी टेंशन आप बिल्कुल ना लीजिए। आइए सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये बात आपको बतानी है, जरा इस बात को बहुत ध्यान से देखें। स्पर्श बिंदु, पहले तो आप ये देखें कि एक स्पर्श रेखा मैंने ये खींच रखी है, ए पी और बी, ये मैंने खींच रखी है। ए पी बी मैंने, ए बी है जिसमें हमारा पी जो है स्पर्श बिंदु पर एक बिंदु है। यहां से खींचा गया लंब, यहां से खींचा गया लंब मान लेते हैं ये है, ठीक है। यहां से खींचा गया लंब जो कि हमारा 90 डिग्री पर होना चाहिए, ओके। ये ना केंद्र से होकर जाता है, ये बात आपको बतानी है। देखिए स्टूडेंट्स, कोई बड़ी बात नहीं, केंद्र से होकर ही जाएगा, ये बात आप प्रमेय के जरिए बता सकते हैं, ठीक है। बट हम कह क्या रहे हैं, जरा इस बात को समझे। मैं यहाँ पर शुद्ध हिंदी में लिखूंगा, सॉल्यूशन यहाँ कुछ भी नहीं है, सॉल्यूशन आपका यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं देने वाला आपको, बस मैं कुछ हिंदी में वर्ड्स बता रहा हूँ, जरा उसको आप ध्यान से देखें। आकृति में ए बी स्पर्श रेखा है, आकृति में ए बी स्पर्श रेखा है, ये बात क्लियर है। यह वृत्त को बिंदु
P पर स्पर्श करती है, P पर स्पर्श करती है। ये भी बात सही है आपको, ये पूरी हिंदी बात लिखी हुई है, आपको समझ में आ गई होगी। यह रेखा क्या करती है? P पर स्पर्श करती है। P से केंद्र पर एक लंब PO डाला गया है। बताइए स्टूडेंट्स, ये बात भी समझ में आती है। P से एक केंद्र पर एक लंब डाला गया O है। अच्छा, ये रेखा O से ही जाती है, आपको ये बताना है। ये जो लंब है ना, ये O से होकर गुजरता है, ये बात आपको सिद्ध करनी है। जरा आप समझें, अभी हमने ये नहीं कहा कि ये केंद्र से है, मैंने ये कहा कि आपकी जो P से एक लंब रेखा डाली गई जो कि O से गुजरती, O पर है, ठीक है। P से O पर एक लाइन डाली गई जो कि लंब है। अच्छा, चूंकि अब आप यहां पे जान सकते हैं कि अच्छा, ये लंब अगर आपने डाला गया है तो आप लिख सकते हैं अतः AB जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा किस पर? PO पर लंब होगा। PO से एक लंब डाला गया था ना, ये हमारा लंब हो गया। अच्छा, AB जो है वो परपेंडिकुलर है PO पर। अब जरा इस बात को और ध्यान से देखें स्टूडेंट, जरा आप ये बताएं, ये P कहां पर स्थित है? ये P स्थित है परिधि पर, ये P स्थित है परिधि पर। तो अगर ये P स्थित है परिधि पर, O कहां पर है? केंद्र पर है। तो चूंकि P बिंदु परिधि पर स्थित है, अच्छा, परिधि पर स्थित है और O बिंदु वृत्त का केंद्र है। तो PO एक लंब है और यह त्रिज्या भी है। क्या ये बात आपको पूरी समझ में आई? ये जो लाइन लिखी है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। PO एक लंब डाला था, मैंने यहां पे बताया कि लंब PO डाला गया है, ये बात आपको यहां मैंने बताई। लेकिन ये PO क्या है? PO परिधि पर स्थित है, PO परिधि पर स्थित है, मैंने ये भी समझाया। P से एक लंब डाला गया है O पर, O जो कि एक केंद्र है। अगर PO एक लंब है तो यही तो एक त्रिज्या भी है। और आपको पता है क्या, जब थ्योरी में बताया था कि जो आपकी त्रिज्या होती है वो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा होती है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा होती है। अतः यह एक त्रिज्या है, यह बात आपने साबित कर दी। PO जो है एक लंब है और यही लंब एक त्रिज्या भी है, त्रिज्या है। अतः त्रिज्या सदैव केंद्र से होकर गुजरती है। अतः त्रिज्या सदैव केंद्र से होकर गुजरती है। आपने कभी ऐसा सुना है क्या कि कोई त्रिज्या बिना केंद्र के डाली गई हो? त्रिज्या तो हमेशा केंद्र से ही डाली जाती है, ये बात आप जानते हैं। अब क्योंकि ये त्रिज्या है, त्रिज्या केंद्र से डाली जाती है और यही त्रिज्या जो है यही लंब का कार्य कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ, तो गुजरती है, तो अर्थात मत लिखो, अर्थात लिखो, सीधा अर्थात लिखो। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि लंब जो है ना, या फिर ब्रैकेट में लिख लो त्रिज्या, यहां पे लिख लो त्रिज्या, लंब ही तो त्रिज्या है, ठीक है, लंब ही त्रिज्या। अच्छा, ये वर्ड नोट कर चुके होगे, इसको मिटा दो। अर्थात लंब सदैव केंद्र से होकर गुजरता है। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्योंकि त्रिज्या केंद्र से होकर गुजरती है, इस वजह से त्रिज्या ही लंब है, तो लंब भी केंद्र से होकर गुजरेगा। ये बात यहां पे साफ साफ शब्दों में मैंने लिखकर दी है आपको।
क्लियर हो गई कि नहीं बताइए। इसमें और किसी भी तरह का सिद्ध नहीं करना है, ये आपका शब्दों में ही सिद्ध हो जाना चाहिए था। शब्द में ही मैंने सिद्ध कर दिया कि बिंदु P परिधि पर स्थित है, बिंदु O केंद्र है, P से O तक जो रेखा डाली गई है वो लंब है। अब क्योंकि लंब जो PO डाला गया है एक परिधि पर है, एक केंद्र पर, और परिधि से केंद्र को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या ही होती है हमेशा, तो इसका मतलब ये हुआ कि PO एक लंब है और यह त्रिज्या भी है। अब त्रिज्या है तो त्रिज्या केंद्र से ही सदैव जाती है, ये भी हमको पता है कि त्रिज्या सदैव केंद्र से जाती है। इसका मतलब अर्थात लंब जो कि त्रिज्या है, यहां पर लंब जो कि त्रिज्या है सदैव केंद्र से होकर गुजरता है। ये बात हमको यहां पे समझ में आ गई है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसमें मैं आपको पहले बताया था परेशान होने की जरूरत नहीं, इसमें कुछ भी सॉल्यूशन जैसी चीज नहीं मिलने वाली। आप यहां पे ये बता सकते हैं कि भाई AB पर PO जो है लंब है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को बाय वर्ड्स क्लियर करके देना होगा। उम्मीद है ये बात आपको पूरी तरह क्लियर हुई। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे और समझेंगे क्या दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फिर से इन्होंने देख कर बताना पड़ेगा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नीचे छुपा हुआ है, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर में 6 में इन्होंने हमसे समझाया है कि एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। अच्छा, केंद्र से 5 मीटर दूरी है ये बिंदु। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या बताइए। सबसे पहला वाला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसा ही। मान लीजिए एक बिंदु A है, A और केंद्र के बीच की दूरी भी दी गई थी, यहां से एक स्पर्श रेखा डाली गई है, ये स्पर्श रेखा हो गई। स्पर्श रेखा हो गई तो इन्होंने कहा है A से केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, केंद्र से जो है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो 4 है। यहाँ स्पर्श रेखा की लंबाई 4। तो देखिए स्टूडेंट्स ये जो आप लाइन मिलाते हो केंद्र से पर स्पर्श बिंदु पर, वो क्या होती है 90 डिग्री की होती है। ठीक है, अब पूरा डिटेल बताने की जरूरत तो नहीं है ना। अब देखिए यहां पर आप पाइथागोरस लगा सकते हो, चूंकि त्रिभुज O मान लो, इसको B मान लो, तो ABO हो गया। ABO में क्या लगा दिया सीधा पाइथागोरस से मैंने कहा कि आपके पास में आ जाएगा OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर या BO का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद OA हो गया 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, BO हमें बताना है, ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, ये इधर आएगा -4 का स्क्वायर 16, ये हो गया BO स्क्वायर, माइनस कर दोगे 9 बच जाएगा, मतलब BO की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में 9 आ जाएगी। राइट? तो ये आ जाएगा 3, तो BO हमारे पास में आ गया 3 सेंटीमीटर, ये हमारे पास में 3 आ गया। तो त्रिज्या कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर की हो गई। ये बात हमें समझा दी। देखिए स्टूडेंट्स ये मैंने पूरा का स्टेप सॉल्व करके आपको समझाया। मैं बार बार बोलता हूं हिंदी में जितना भी कुछ लिखने का टॉपिक है ना, वो आप लोग जो कुछ कर रहे हैं उसको बार बार लिख कर आप समझा सकते हैं। बाकी करना कैसे है मैंने आपको सेशन के अंदर बता दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ही 1 मिनट का क्वेश्चन था, वो हमने खत्म कर दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में एंट्री मारेंगे फटाफट, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है उसको समझते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है। एक वर्ड यूज किया गया है संकेंद्री। क्या होता है कोसेंट्रिक, क्या होता है जरा उसके बारे में बात करेंगे। इंग्लिश में कोसेंट्रिक बोला जाता है, हिंदी में संकेंद्री बोला जाता है। क्या होती हैं चीजें जरा इसको हम लोग समझते हैं। दो संकेंद्री वृत्त, संकेंद्री का मतलब होता है समान केंद्र, उनके जो भी वृत्त आएंगे उनके एक ही केंद्र होगा, एक ही केंद्र से दोनों वृत्त खींचे गए होंगे। दो समान केंद्र वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। स्टूडेंट्स आप जरा इस बात को, जीवा मैंने समझाया था, जीवा मैंने सेशन नंबर 1 में ही समझा दिया था, जो हमने एक्सरसाइज 1 की थी ना उसी में समझा दिया था कि जीवा क्या चीज होती है। देखिए ये केंद्र है, इन दोनों वृत्तों के लिए एक ही केंद्र है। इन केंद्र पर आपको यह बताना है कि भाई साहब इस बड़े वृत्त की जीवा बताइए, और ये जीवा जो है इस छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा का काम करती है। क्या ये बात समझ में आई आपको? स्पर्श रेखा का काम करती है। अगर ये स्पर्श रेखा का काम करती है तो आप जरा मुझे इसको इस तरह से समझाएं। यहां से जो लाइन डाली जाएगी वो होगी लंब,
और ये जो लाइन है ये तो छोटे वृत्त की त्रिज्या लग रही है भाई साहब, लग रही है कि नहीं? ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है जो कि केंद्र से परिधि तक आई हुई है, और छोटे वृत्त की त्रिज्या जो दी गई थी वो दी गई थी 3 सेंटीमीटर की। ये 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी गई है और केंद्र से और बड़े वृत्त की भी त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो आप इसको ऐसे मिलाएं, ये देखिए ऐसे मिला दिया तो अब ये केंद्र से लेकर बाहर तक की परिधि की हो गई। ये मेरे पास में हो गया क्या 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या। और साथ ही साथ सबसे अच्छी और खूबसूरत बात यह है स्टूडेंट्स, क्या है खूबसूरत बात? खूबसूरत बात यह है कि आप लोगों को यहां पर ये 90 डिग्री पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि केंद्र से ये तो स्पर्श रेखा थी, छोटे वाले के लिए स्पर्श रेखा थी, केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाली गया रेखा उसके लिए लंब का कार्य करती है। तो हम ये कह सकते हैं ओ ए बी सी, ओ ए बी सी मैंने एक लाइन खींची, ठीक है। उसके बाद में आप यहां पे सारी बातें लिख देना। क्या लिखना है? ओ ए छोटी वृत्त की त्रिज्या है, उसके बाद में ओ बी बड़ी वृत्त की त्रिज्या है, बी सी आपकी जीवा है, जो कि बी ए जो होगी जीवा के आधी होगी, ठीक है। ये बातें आपको यहां पे सारी की सारी बता देनी है। और उसके बाद सबसे खास बात ये बतानी है कि एंगल ओ ए बी जो होगा 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्पर्श रेखा पर एक लंब डाला गया है, ठीक है। त्रिज्या से एक लंब डाला गया है जो कि 90 डिग्री पर गिरेगा। ये बात हम लोग हमेशा जानते आए हैं प्रमेय संख्या 1 से, जो कि आपकी बुक में बताई गई है। आगे देखिएगा स्टूडेंट, अगर ये हमारे पास में 90 डिग्री है तो आप जानते हैं कि त्रिभुज ओ ए बी में हम लोगों के पास में क्या आएगा? पाइथागोरस आएगी। पाइथागोरस प्रमेय से हम ये कहेंगे कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और बी ए का स्क्वायर। तो मतलब 25 माइनस 9 ए बी का स्क्वायर। ये मेरे पास में आ गया 16 ए बी का स्क्वायर, स्क्वायर को उठा के इधर भेज दिया, 16 इज इक्वल टू ए बी, ये आ गया 4। स्टूडेंट्स मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास में कितना आ गया? 4 आ गया। क्या इतनी बात से आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल बताइएगा, बहुत अच्छे से बताइएगा, क्या इतनी बात में सेटिस्फाइड है? ये 4 आ गया है। अगर ये 4 आ गया है तो अब इसका हम लोग डबल करें, लेकिन डबल करने से पहले ये बताएं कि डबल कर कैसे रहे। ये आधा है तो कौन सी थ्योरम के अकॉर्डिंग आप ये बोल सकते हो कि ये आधा है? आधा होने की कोई शर्त तो होगी। तो हम लोग जानते हैं चूंकि BC जो है, BC वृत्त की जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा है। ये जीवा का मतलब समझते थे, जो केंद्र से होकर ना जाए और लेकिन एक तरफ से दूसरी तरफ तक पहुंच जाए, जो कि एक तरह की छेदक रेखा भी बनती है। तो ये जो जीवा है, इस जीवा पर जब भी केंद्र से लंब डाला जाता है स्टूडेंट्स, ये एक थ्योरम है, आपको याद रखना है। जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। BC एक वृत्त की एक जीवा है, अतः जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। राइट, इतनी बात क्लियर हो गई है। चलिए आगे देखते हैं और क्या बोला गया है। करता है तो अगर समद्विभाजित का मतलब क्या होता है? 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो 2 बराबर भागों में बांट दिया तो मतलब यहां पर BA बराबर हो गया AC, 2 बराबर भाग टूट गए, BA बराबर है AC का। तो हम ये कहें, हमें निकालना क्या? हमें निकालना है जीवा की लंबाई कितनी है, हमें निकालना है। तो ज्ञात कीजिए उस जीवा की लंबाई कितनी है। जीवा की लंबाई कैसे आ जाएगी? देखिए BC निकालना है और BC जो है वो BA प्लस AC तोड़ सकते हैं, BA प्लस AC तोड़ा जा सकता है। BA की लंबाई है 4। अच्छा पहले इसको रिप्लेस करा लीजिए। AC की लंबाई नहीं है ना, AC की लंबाई नहीं है तो AC की जगह पर आप रख दीजिए BA। तो ये देखिए BA आ गया, यहां भी BA आ गया और BA जो है वो है 4, ये भी BA 4, तो मतलब टोटल आ गया 8। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 8 सेंटीमीटर आ गई। ये मेरे पास में खत्म हो गया क्वेश्चन। क्लियर? समझ में आ गई चीजें? देखिए इन क्वेश्चंस में और कुछ भी नहीं है, इतना ही आसान है, इससे ज्यादा अब और ज्यादा आसान नहीं बनाया जा सकता। जितने भी स्टेप आपके सामने लगाए गए हैं क्लियरली लगाए गए हैं कि आपके पास में एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए BA निकाल के दे दिया, 4 आ गया। इसका डबल करेंगे, लेकिन डबल करने से पहले पता तो चले कि हाँ ये इसका आधा होता है, तभी तो डबल करेंगे पूरा लाइन लाने के लिए। तो आधा करने के लिए ये थ्योरम आपके सामने लिख दी गई है,
ठीक है, ये थ्योरम आपके सामने लिखी है, इसको लिखते हुए आप बताएंगे बी ए बराबर ए सी होती है, तो यहां पर हमारे पास में आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए फटाफट। तो हमारे पास में कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर की लंबाई आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है जरा उसके बारे में समझें। क्वेश्चन नंबर 8 भी अपने आप में एक बेहतरीन उम्दा क्वेश्चन है, जो कि काफी कुछ अपने आप में समेट रखा है। आपको देखने में समझने में थोड़ा सा डरावना लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन देखने में ही फील होता है अरे ये कैसे होगा। आप जरा इस बात को समझें और देखें, जितना डरावना लग रहा है उतना ही ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 फिगर ही बड़ा बेहतरीन बनाया गया है। देखिए यहां से एक स्पर्श रेखा डाल दी है, यहां से एक ऐसे स्पर्श रेखा डाल दी, फिर यहाँ से कोई एक स्पर्श रेखा डाल दी ऐसे, ठीक है। अरे स्पर्श कर जा भाई, स्पर्श कराने में स्टूडेंट बड़ी दिमाग खराब होता है ना। चलिए फिलहाल ये स्पर्श होगी, लेकिन हिल बहुत ज़्यादा गई है। यहाँ से एक स्पर्श रेखा डाल दी, फिर से नहीं स्पर्श हुई, ये लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया फिगर। तो इनको हटा दीजिए, इनका कोई काम नहीं बचा। अगर आप फिगर को देख रहे हो तो मैंने अपने हिसाब से बनाया है, बुक में जैसा भी आगे पीछे बनाया हो उसकी नो प्रॉब्लम। अगर ये आप देखेंगे यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से स्पर्श कर रहे हैं इनको, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी सी डी दिया गया है। ए ये पॉइंट है, बी आपका ये पॉइंट हो गया, सी आपका ये पॉइंट हो गया और डी आपका यहाँ पर हो गया। ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिख रहा है, जिसमें आपके पास अंदर एक वृत्त दिया गया है। और अंदर वृत्त तो दिया गया है, लेकिन उसकी खास बात ये है कि ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। स्टूडेंट जरा आप बात को बहुत ध्यान समझे, क्या आप इसमें कुछ फील कर पा रहे हैं? ये ना बाह्य बिंदु है, और मैंने आपको बताया था भी ये स्पर्श रेखा का एक टॉपिक चल रहा है ना, वृत्त पर स्पर्श रेखा का टॉपिक। मैंने बताया है स्पर्श रेखा या तो बिंदु अंदर होगा, या तो बिंदु वृत्त पर होगा, या तो बिंदु बाहर होगा। तो 3 कंडीशन मैंने बताई थी। इसमें सब बिंदु बाहर हैं, सबके सब बिंदु वृत्त के बाहर हैं। और वृत्त के बिंदु बाहर से ये देखिए एक स्पर्श रेखा यहां तक डाली गई है, एक स्पर्श रेखा यहां तक डाली गई है। क्या ये बात समझ रहे हैं आप लोग? एक स्पर्श रेखा यहां तक, एक स्पर्श रेखा यहां तक डाली गई है। सी से भी आपको पता चल रहा होगा, सी आर और सी क्यू 2 स्पर्श रेखाएं डाली गई हैं। डी से आपको पता चल रहा होगा, डी आर और डी एस 2 स्पर्श रेखा डाली गई है। ए एस और ए पी 2 स्पर्श रेखा डाली गई हैं। ये बात हमको इस फिगर में नजर आती है, जो कि ये सभी स्पर्श रेखाओं को मिलाने से ये भी नजर आता है कि ये सब चतुर्भुज बना रही हैं। लेकिन इसको चतुर्भुज ना देखिए, तोड़ तोड़कर इसको आप स्पर्श रेखा देखिए। अच्छा, अभी तक के सेशन में जो कि मैंने आपको नहीं बताया है, अब बताने का टाइम आ गया है कि जो भी स्पर्श रेखाएं की लंबाई होती है, बाह्य बिंदु से डाले गए जो 2 स्पर्श रेखाएं डालते हो, उनकी जो लंबाई आती है स्टूडेंट्स, वो हमेशा बराबर होती है। ये बात आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहीं पर बात करते हैं, चूंकि हम बताते हैं और साथ में लिखते भी चलते हैं, बाह्य बिंदु से डाले गए स्पर्श रेखा की लंबाई लिखिए, की लंबाई सदैव समान होती है, सदैव समान होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब कैसे समान होती है जरा ये बात समझो। बी से 2 स्पर्श रेखाएं डाली गई हैं, एक बीपी और एक बीक्यू डाला गया है। तो हमने कहा कि बीपी और इक्वल हो गया बीक्यू का। ये बात समझ में आई? अच्छा, उसके बाद में आप ये भी कह सकते हैं ए से लेकर एक एएस डाला गया है, एएस बराबर हो जाएगा एपी का, और साथ ही साथ यहां से सीक्यू बराबर हो जाएगा सीआर का, और डीआर बराबर हो जाएगा डीएस का। ये बातें आपको 4 इक्वेशन में मैंने बताई हैं। क्लियर इतनी बात? अच्छा, उसके बाद जरा और समझें आप, इसमें मैंने कहा क्या है। अच्छा, मैं आपको ये क्वेश्चन तो बताने लग गया, लेकिन क्वेश्चन क्या था वो मैंने आपको नहीं बताया। क्वेश्चन ये था दरअसल दोस्तों कि इन्होंने कहा था सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध ये करना है कि जो ए बी प्लस सी डी आएगा, ए बी कहाँ है? ए बी, ये ए बी जो है वो सी डी को सी डी के बराबर, इसको जोड़ देना है, ए बी और सी डी को जोड़ देना है, वो बराबर होगा डी एस डी ए और बी सी के बराबर आएगा। राइट, डी ए और बी सी के बराबर आएगा। ये बात इन्होंने हमसे कही थी। राइट, बिल्कुल बढ़िया।
अब जरा चीजों को बहुत ध्यान से समझे, हम करने क्या वाले हैं। एपी में मुझे बीपी जोड़ना है, एपी में बीपी, तो एपी यहां पर है, बीपी कहां पर आपको दिख रहा होगा ये। अच्छा, इन चीजों को मैं ऐसे लिखूं क्या, आप जरा इसको बहुत ध्यान से देखें। मुझे ये ना एडजस्ट करने वाला फिगर है, आप समझ रहे हैं एडजस्ट क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें जो लाना है ना वो कैसे लाना है, वो सब एक तरफ रहना चाहिए। आप जरा ये समझिए कि जब आपको बताना है कि ए बी बराबर होना चाहिए सी डी का, ए बी में सी डी जोड़ना है, सॉरी ए बी में सी डी को जोड़ना है, तो ए बी और सी डी जोड़ने का मतलब क्या हो रहा है, जरा इस बात को आप ऐसे समझे। ये बराबर होना चाहिए, बराबर कैसे होगा, किसके बराबर होगा, डी ए और प्लस सी बी के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट की जरूरत है स्टूडेंट्स। एडजस्टमेंट कैसा, ए बी कब बनेगा, ए बी तब बनेगा जब ए पी और बीपी आप ऐड करेंगे, तो इसका मतलब ए पी और बीपी जब आप ऐड करेंगे तब बनेगा ए बी। और उसी के साथ सी डी कब बनेगा, सी डी सी आर प्लस आर डी जब ऐड करेंगे, सी आर प्लस आर डी ऐड करेंगे तभी तो बनेगा। इक्वल टू में बात करो, डी ए कब बनेगा, डी ए डी एस प्लस एस ए करोगे, डी एस प्लस एस ए कर दिया। अच्छा, उसके बाद में ये वाली लाइन कब बनेगी, सी क्यू और सी क्यू प्लस क्यू बी से बनेगी, सी क्यू प्लस क्यू बी। ये अगर आपको समझ में आती हैं चीजें कि ये जो प्रूफ करना है इसी को प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करने के लिए ये चीज होनी चाहिए आपके पास। ये कब होगी, ये जो चार चीजें लिखी हुई हैं इन्हीं को ऐड करना है। अब देखिए कैसे करेंगे, होशियारी करेंगे हम थोड़ा सा। हमने कहा हमें चाहिए बीपी के साथ में एपी, बीपी के साथ एपी चाहिए, तो ये एपी तो इधर आरएचएस में लिख किया, जबकि यहां बीपी यहां पर है, तो ये बीपी को ना आप ऐसे लिखो, एपी इज इक्वल टू एएस। क्या अभी कोई प्रॉब्लम, सोचो जरा, अभी कोई प्रॉब्लम है, ये देखो बीपी एपी एक तरफ आ गया, अभी भी तो बात वही है, एपी जो है वो एएस का बराबर है। क्लियर, आगे देखिएगा। और साथ ही साथ मुझे सी आर के साथ में आर डी चाहिए, मतलब सी आर मेरा इधर है, आर डी देखो इधर आ गया, दोनों को एक तरफ कर लो स्टूडेंट्स। तो ऐसा करते हैं, ऊपर वाला बदल लेते हैं, सी आर और इज इक्वल टू में ये जो सी आर था वो सी क्यू का बराबर था। चलिए, उम्मीद है ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई। एडजस्टमेंट कैसा किया गया, ये जितने भी एक तरफ वाले टर्म्स है ना, ये सबको एक तरफ रखा है। देखिए बीपी एक तरफ है, एपी एक तरफ है, सीआर भी एक ही तरफ, आरडी भी एक ही तरफ, बाकी सब एक तरफ हो गया होगा। तो हम क्या कहेंगे, ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 3 और समीकरण 4 हो गया। तो स्टूडेंट्स आप जरा इस चीज को ऐसे लिखें, समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर, जोड़ दें क्या, देखिए एपी बीपी आप ऐसे लिखें, एपी बीपी सी आर आर डी ये सब जुड़ गए, इक्वल टू में आरएचएस वाले पोर्शन जोड़ दो, बी क्यू ए एस साथ ही साथ सी क्यू और ds ये सब जोड़ दिया। तो ये इक्वेशन, ये चारों इक्वेशन को जब जोड़ोगे तो LHS वाला LHS में सब जुड़ जाएगा, RHS वाला RHS में सब जुड़ जाएगा। ये हमने कॉमन सेंस की बात करके ऐसे लगा दिया है। उम्मीद है ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो ये बात मैंने कब बोली, ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं हैं इसलिए बराबर है। अब स्पर्श रेखाओं को हमने सबको जोड़ दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि AP और BP मिलाकर क्या बनता है, AP प्लस BP मिलाकर टोटल बनता है AB। तो इसकी जगह मैं रख सकता हूं AB। CR और RD मिलाकर क्या बनता है, CR और RD मिलाकर बनता है CD। और BQ का कहां है, BQ ये रहा, BQ के साथ में CQ लेना है, तो BQ और CQ को मिलाकर बनता है CB। और साथ ही साथ AS और DS को मिलाकर, AS और DS को मिलाकर ये पूरी लाइन बन जाती है AD। तो उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी, प्रूफ हो गया है। बताइए किसी भी तरह की कोई समस्या। तो कहने का मतलब ये था, जब आप ये बात लिखेंगे, दोनों रेखाएं बराबर रखेंगे, तीनों को सब चारों को जोड़ देंगे, चारों को जोड़ने के बाद में पता चलेगा कि सॉल्यूशन करके हमारा पता चलता है कि AB में CD जोड़ने से और CB में AD जोड़ने से आंसर आता है। क्लियर हो गई। चलिए आगे देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है 9th वाला, जो कि एक बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया चीज तरीके समझाएंगे, आप बस देखते जाइए करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हल्का सा क्रिटिकल लगेगा आपको, काफी कुछ सिखाएगा, ये सिखाने के साथ ही साथ आप लोगों को नॉलेज काफी देकर जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को सीखें, और ये सीखने के साथ में जब आप एक ऐसा क्वेश्चन सीखते हैं, 9th जैसा क्वेश्चन अगर आपके लाइफ में आने लगे ना, तो ये समझिए कि इतने 10 16 17 को लगाने की जरूरत ही नहीं है। 9th जैसे 4 क्वेश्चन अगर आप लगा लें तो पूरा का पूरा समझ लीजिए नॉलेज गेन हो गया आपके अंदर।
अगर 9th जैसा क्वेश्चन आपको दिया जाए, 4 ही क्वेश्चन दे दें, समझ लीजिए सब आप सीख गए हैं। ठीक है, आइए, क्योंकि ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन बनाया ही गया है। अब देखिए मैं बता क्या रहा हूं, इसको करना कैसे आपको, जरा उस बारे में टॉपिक को समझते हैं। आकृति में एक्स वाई और तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर रेखाएं स्पर्श रेखाएं हैं। दो समांतर रेखाएं स्पर्श रेखाएं हैं। स्टूडेंट बात को बहुत ध्यान समझें। एक वृत्त है, उस पर ओ केंद्र वाला एक वृत्त है और उस पर एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, तो हमने कहा ये एक हो गई समांतर रेखा और यहां पर ये एक हो गई समांतर रेखा। ये दोनों ही समांतर रेखाएं हैं और साथ ही साथ ये हमारे पास स्पर्श रेखाएं भी हैं। स्पर्श रेखाएं हैं तो मैंने ये बोला कि ये मेरी ऊपर वाली मान लेते हैं x हो गई और ये y हो गई, ये मेरी x डैश और ये हो गया y डैश। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, यहां से यहां तक स्पर्श बिंदु को भी मिला लीजिए। ठीक है, इस पर ये आपको टच होता फिलहाल नहीं दिख रहा होगा, बट आप समझें कि ये टच है। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने कहा था स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB एक्स वाई को A तथा एक्स डैश वाई को B पर प्रतिच्छेदित करती है। स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखने वाली चीज है, स्पर्श रेखा C जो कि कहीं नहीं मिल रहा है, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं बोला है। इन्होंने बोला था कि दो समांतर रेखाएं स्पर्श करती हैं। क्या यहां पर कोई स्पर्श रेखा हम लोग मान सकते हैं C यहां पर है? नहीं मान सकते। हम क्या करेंगे, एक दूसरा बाहर C स्पर्श रेखा मानेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि C से जो स्पर्श रेखा जाती है ना, C से जाने वाली स्पर्श रेखा वो एक्स वाई को A पर और एक्स डैश वाई डैश को B पर प्रतिच्छेदित करती है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं इस रेखा को और आगे बढ़ाऊं, ठीक है, ये और आगे बढ़ा लिया तो ये क्या था, एक्स वाई था और ये एक्स डैश वाई डैश। तो यहां से C से जो एक स्पर्श रेखा गुजर रही है, ये एक्स वाई को A पर और एक्स डैश वाई डैश को B पर प्रतिच्छेदित करती है। ये इस तरह से मनाया जाएगा। ठीक है, C पर एक स्पर्श बिंदु है जो कि इस पर से एक स्पर्श रेखा जाती है जो कि एक्स वाई को A पर और एक्स डैश वाई डैश को B पर प्रतिच्छेदित करती है। ये बात हमें समझ में आ गई है। और क्या बोला गया, सिद्ध ये करना है कि AOB जो आएगा वो 90 डिग्री आएगा। क्या AOB आपको कहीं दिख रहा है? AOB, O तो यहां पर है, A से लेकर O तक एक लाइन डाल लो, फिर तो ये वाला A से लेकर B पर एक लाइन डाल लो, ये वाला, ये एंगल 90 डिग्री का आएगा। ये आपको सिद्ध करके देना है। उम्मीद है फिगर आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इसका और इसका भी नाम नहीं दिया है तो इसको नाम दे लीजिए P और इसको नाम दे दीजिए Q दे दिया। क्लियर? चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको फिगर की पूरी जानकारी हो चुकी होगी। फिगर बनाया कैसा गया है, एक्स वाई दो समांतर रेखाएं हैं जो कि स्पर्श रेखाएं भी हैं। एक C स्पर्श बिंदु है, इससे जाने वाली स्पर्श रेखा एक्स वाई को A पर, एक्स डैश वाई डैश को B पर प्रतिच्छेदित करती है। AOB 90 डिग्री आना चाहिए, ये बात हमें यहां पर बतानी है। स्टूडेंट्स आप जरा मुझे ये बताएं, क्या आपको ये बात पता है कि हमें ये तो 90 डिग्री चलिए मिल जाएगा, कोई बात नहीं, यहां पर 90 डिग्री होगा और यहां पर भी 90 डिग्री होगा। क्या ये बात आप जानते हैं? अगर इतनी बात आप समझते हैं, जानते हैं, तो इसका मतलब आपके लिए थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा। अब काम इजी करने का तो मतलब चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आता है, काम इजी हो जाएगा, लेकिन हमें यहां पर थोड़ा सा अलग से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्वेश्चन ही ऐसा बनाया गया है कि आप डायरेक्ट AOB को 90 डिग्री प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस त्रिभुज का अंदर आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा। AOB एक त्रिभुज है जिसमें ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो या तो हमें पूरा बाहर का मिल जाता तो भी हम कुछ सोचते, लेकिन कुछ भी नहीं मिला हुआ है। हम बस इतना कह सकते हैं कि अगर मैं यहां से लेकर यहां पर एक लाइन डालूं, यहां से लेकर यहां तक एक लाइन डालूं, तो मेरे पास में एक ट्रायंगल ये बन के तैयार होगा, जिसमें मैं सर्वांग समता प्रूफ करूंगा और आपके पास ये आंसर लेकर आऊंगा कि भाई यहां पर ये एंगल जो बने वाला है, मतलब कहने का मतलब यह है यहां से एक लाइन डालने की सोच रहा हूं। अगर यहां से एक लाइन डाल दूंगा तो मेरे पास में एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये निकल कर आएगा, जिसकी वजह से मैं ये प्रूफ करने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स कि यहां पर बनने वाला एंगल, यहां पे बनने वाला एंगल कुछ इस तरह से आ जाए कि इसके साथ जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए। अगर यहां से 180 डिग्री आ जाएगा तो ये दोनों एंगल कुछ इस तरह से रखे जाएंगे कि -180 में माइनस करने से ये वाला 90 डिग्री बचेगा। ये उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। चलिए मैं बताता हूं आपको करना कहां पर है, कैसे हम लोगों को इस क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला काम रचना करने का, तो रचना करिए। रचना हमने क्या की, हमने सोचा है कि हम लोग यहां से एक लाइन मिलाएंगे,
इसके जरिए क्या होगा कि हमारे पास में ये एंगल निकल कर आएगा स्टूडेंट्स। इस एंगल का आने से ही हमारा जो होगा, हम तीनों कोणों का योग लगाएंगे और तब जाके हमारा आंसर बनने वाला। आप प्रोसेस को समझिए, कहना क्या चाहते हैं। आपने रचना की, ओ से सी को मिलाया, अच्छा मिला तो दिया, ठीक है। अब O को C से मिलाया, आप लोग ये समझ गए होंगे, जब O को C से मिलाने पर तो ये तो रेडियस है, रेडियस है तो रेडियस का मतलब हमारी स्पर्श रेखा पर जो भी रेडियस आती है वो 90 डिग्री पर आती है, ये बात भी आप जानते हैं। इस तरह करने से ये होगा, आप देखेंगे 90 डिग्री यहाँ पर है, 90 डिग्री यहाँ पर, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। अगर आपको ये पूरी चीज फील हो रही है, आप लिख सकते हैं त्रिभुज OPA तथा त्रिभुज OCA में, त्रिभुज OCA में आप क्या कहेंगे, सर्वांग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। आइए बताते हैं सर्वांग सम कैसे होगा। जरा इस चीज को ऐसे समझें कि आप ये कह सकते हैं कि नहीं कि OA जो है वो इसके और इसके दोनों के लिए काम कर रहा है, तो OA इक्वल टू OA, क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अगर ये उभयनिष्ठ है, उसके बाद में आप ये भी कह सकते हैं कि इसका एक एंगल 90 डिग्री का है तो इसका भी एक एंगल 90 डिग्री का है, तो एंगल OPA इक्वल हो जाएगा एंगल OCA का, क्यों? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। और साथ ही साथ इस त्रिभुज की एक भुजा है OP और इस त्रिभुज की एक भुजा है OC, जो कि दोनों ही बराबर होने वाली हैं, क्यों? क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं। अच्छा, ये काम आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब जरा मुझे ये बताएं आप लोग कि मेरे पास में ये दोनों त्रिभुज जब प्रूफ हो गए हैं कि त्रिभुज OPA इक्वल है त्रिभुज OCA का, त्रिभुज OCA का सर्वांग सम है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इनके जो संगत कोण या संगत भुजाएं होंगी वो भी बराबर होंगी। उस जरिए अगर ये बराबर हुई तो मैं ऐसे, क्या आप इस त्रिभुज को ऐसे काट के रख सकते हैं? जरा इस चीज को ऐसे फील करें, ये देखिए O से लेकर एक P जा रहा है, मतलब मैंने O यहां पर P बना दिया और यहां पर बना दिया C, जहां पर 90 डिग्री भी दिखेगा आपको, ठीक है। P से एक O लाइन आई है जो कि रेडियस है, और C से आपको एक लाइन गई है O, C से एक लाइन गई है A, और यहां पर आप देखेंगे P से एक लाइन गई है A। ये दोनों त्रिभुज मैंने आपको काट के रख दिए, दोनों ही एक जैसे दिख रहे होंगे। यहां पर आपको ये देखना है कि जब भाई ये त्रिभुज दोनों त्रिभुज मैंने काट के रखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि मेरे ये दोनों त्रिभुज क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है तो मैं ये कह सकता हूं इनके संगत कोण भी बराबर होने वाले हैं। तो मैं ये कहने वाला हूं कि ये वाला जो कोण है इसका इस कोण के बराबर आएगा, मतलब PAO जो होगा, एंगल PAO इक्वल है एंगल CAO का, एंगल CAO का इक्वल है। क्या ये बात समझ में आ गई? यहां पर आप लिखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ है, ये भुजा है, ये कोण है, ये भुजा है, तो मतलब साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से हुआ है, ये आप लिख देंगे, ठीक है। साइड एंगल साइड से ये सर्वांग सम प्रूफ हुआ है, जिसकी वजह से इसके दो एंगल हमने बराबर ले लिया। इन्हीं का काम आने वाला है, इन्हीं का क्या आने वाला है, काम आने वाला है। कैसे? अगर मैं बोलूं कि आप इस पूरे एंगल की बात करें स्टूडेंट्स, अभी तो आपने बताया कि आधा एंगल ये आधा एंगल दोनों बराबर हैं। अगर मैं ये बोलूं कि PAC आप लिखें, एंगल PAC, तो क्या लिख सकते हैं आपको पता है? आप लिख सकते हैं एंगल PAO लिखेंगे, आधा एंगल पहले तो ये लिखें, PAO लिखें, फिर आप लिखेंगे OAC लिखेंगे, एंगल OCA या CAO लिख लो, CAO। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहां पर ये वाला जो एंगल है, यहां पर CAO जो है वो PAO का क्या है, इक्वल है। तो हम कहेंगे एंगल PAC इक्वल हो जाएगा, हमें ये एंगल चाहिए अंदर का, ये एंगल चाहिए, तो ये कैसे निकलेगा, बाहर वाला एंगल रिप्लेस करा दो, PAO जो बाहर वाला एंगल है उसको रिप्लेस करा दो एंगल CAO से, तो एंगल CAO ये कितना आ जाएगा, एंगल 2CAO आ जाएगा, 2CAO एंगल PAC का आ चुका है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि ये पूरा एंगल जो है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल का डबल है। इसी तरीके से पूरा का पूरा आप इस त्रिभुज को देखें, ये दो त्रिभुज देखें, यहां पर भी आपको 90 डिग्री दिखेगा। अगर ये 90 डिग्री दिख रहा है, ये 90 डिग्री दिख रहा है, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से सेम टू सेम इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हैं, पुनः हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब ये जो पूरा एंगल है ना, ये वाला क्या लिखें इसको, एंगल
एंगल सी बी क्यू लिख लो, सी बी क्यू जो लिखोगे वो होगा ये अंदर वाले एंगल का डबल। तो 2 एंगल सी बी ओ का डबल होगा। पुनः हम लोग इसी प्रकार लिख सकते हैं, यहां पुनः इसी प्रकार लिखिए, पुनः इसी प्रकार। ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, जैसे हमने ये वाला प्रूफ किया इतनी देर से, वैसे ही पुनः इसी प्रकार, इसी प्रकार से जैसे ऊपर काम किया है वैसे ही नीचे भी काम किया है। अच्छा, ये करने से होगा क्या, जरा इसके बारे में आप बात करें। आपको पता है PAC ये आपने निकाल लिया, आपको पता है CBQ ये आपने निकाल लिया, बहुत बढ़िया। अब जरा ये भी बात बताएं आप मुझे, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, उनको कोई रेखा काटती है, तो हमारे पास में ये जो कोण आते हैं ये हमारे संलग्न अंतःकोण होते हैं, जो कि एक ही तरफ के होते हैं, एक ही तरफ के कोण होते हैं। इनको जोड़ने से 180 डिग्री आता है। ये बात आपको याद है कि नहीं है? नहीं याद है तो आप जान लें, यही याद कर लें कि समांतर रेखा में जब कोई एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है, उनको ट्रांसपेरेंट लाइन काटती है, तो इधर बनने वाला कोण और इधर बनने वाले कोण को जोड़ने से, जिसको हम लोग अंतःकोण बोलते हैं, इसको जोड़ने से 180 डिग्री प्राप्त होता है। अब इसी तरह से आप यहां देखें, चूंकि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखा है, आप जरा समझ पा रहे हैं, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश समांतर रेखा है, और इनको काटने वाली और इनकी प्रतिच्छेदी रेखा AB है। क्या ये बात क्लियर है स्टूडेंट्स? प्रतिच्छेदी रेखा AB है। अब उसके बाद में आपको पता चल गया होगा, अगर प्रतिच्छेदी रेखा AB है तो अभी तो मैंने समझाया, दो समांतर रेखाओं को एक रेखा जब काटती है तो इधर बनने वाला एंगल इधर बनने वाले एंगल का सम कितना आता है? 180 डिग्री आता है। तो बस यही काम आपको यहां लगाना है। अगर यहां पर एक प्रतिच्छेदी रेखा, ये क्या मिटा दिया, गलत चीज मिटा दी, नहीं मिटाना चाहिए था, एंगल PAC इक्वल है एंगल 2CAO का। ये बात हमको बहुत काम की है, यही दोनों इक्वेशन से तो अभी काम बनेगा हमारा, इसीलिए तो इसको निकाल के रखा है। आइए, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा, तो आप जरा इस एंगल को इस तरह से ऐसे समझें। अच्छा, इसको मिटा दिया जाए, आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा फिगर। ये जरा आप इन चीजों को मिटा लें और इसको ऐसे देखें स्टूडेंट्स। ये रेखा आपकी क्या है? समांतर रेखा है। ये रेखा समांतर रेखा है, इनको काटने वाली रेखा ये वाली है। अगर ये काटने वाली रेखा है तो यहां बनने वाला एंगल यहां बनने वाले एंगल का क्या होगा? इन दोनों एंगल का सम होगा, जैसे कि मैंने यहां पे ये समझाया है। ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आएगा। तो आप कह सकते हैं एंगल PAC प्लस ये PAC हो गया, एंगल CBQ ये वाला एंगल पूरा, तो एंगल CBQ दोनों मिलाकर 180 डिग्री आएगा। फिगर में काफी घिंचा पिच हो गई है, इसलिए मैं एक बार फिगर को मिटाऊंगा और फिर से बनाऊंगा, ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आ गई ना, एंगल PAC और CBQ कैसे हमारे पास में आ गया। तो ये मैंने एक फिगर ऐसे बनाया, इस बार थोड़ा छोटा लग रहा होगा आपको, ये देखिए, ठीक है? यहां क्या था? P था, यहां पर Q था, यहां O था, ये हमारे पास में Y था, यहां पर X था, राइट? फिर उसके बाद में हमने कहा था यहां से एक रेखा जा रही है जो कि C पर बिंदु पर वो होती है, ये B है, यहां पर A है, इसको मैंने मिला दिया, फिर यहां भी मिला दिया, यहां पर ऐसे मिला दिया। और कुछ मिलाया था क्या? नहीं, हाँ, ये वाली रेखा मिलाई थी ऐसे और ये रेखा मिलाई थी ऐसे। उम्मीद है ये बात क्लियर। तो मैंने ये समझाया कि ये रेखा आपकी समांतर है, यहां पर बनने वाला एंगल यहां पर बनने वाले एंगल को जब आप ऐड करेंगे तो आपका 180 डिग्री आएगा। अब क्योंकि हमें ये पता है कि PAC और ये जो आपके पास में लिखा हुआ है CBQ, इन दोनों को जोड़ने से CA और CBO मिलने वाला है। क्या ये बात आप समझते हैं? इन दोनों को जोड़ने से आप इसकी वैल्यू रखिए 2 एंगल CAO प्लस 2 एंगल CBO, CBQ की जगह पर CBO रख सकते हो। 180 डिग्री, दो कॉमन लेकर उधर भेज दो, तो CAO प्लस एंगल CBO इज इक्वल टू 180 बटा 2, मतलब आ गया 90 डिग्री। एंगल CAO प्लस एंगल CBO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात मुझे समझ में आती, यही मैं चाहता था,
यही मैं चाहता था कि अगर मुझे इन दोनों ट्रायंगल का सम मिल गया 90 डिग्री, देख रहे हैं CBO और CAO को जोड़ने से 90 डिग्री आता है, तो मुझे ये वाला ट्रायंगल आराम से मिल जाएगा। आप जरा इस बात को अब ऐसे समझें स्टूडेंट्स कि अगर मैंने ये कहा त्रिभुज BOA में तीनों कोणों का योग कितना होगा, तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। आप तीनों कोणों का योग करें, CAO जोड़ें, एंगल CAO जोड़ दिया, CBO जोड़ दो, CBO जोड़ दो, प्लस एंगल BOA जोड़ दो, एंगल BOA जोड़ दिया। इन तीनों को जब जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा। अच्छा, CAO और CBO को आप देख रहे हैं समीकरण 1 से कितना निकाला है, CAO और CBO को अगर आप जोड़ते हैं तो 90 डिग्री आता है, मतलब इसकी जगह पे 90 डिग्री रख दिया। एंगल BOA इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको उठा के उधर भेज दिया, BOA बराबर 180 माइनस 90, मतलब मेरे पास में सॉल्व होकर ये यहां पर लिख देते हैं एंगल BOA बराबर 90 डिग्री। ये देखिए आ गया एंगल BOA 90 डिग्री के बराबर। बताइए ये बात समझ में आती है? देखिए मैं फिर से एक बार क्विक रिवीजन आपको करा देता हूं। आपसे कहा क्या गया था कि भाई ये जो पूरा एंगल है इसको ना ये अंदर वाले का डबल है, ये प्रूफ कर लो। अगर ये आपका पूरा एंगल ये अंदर वाले का डबल आ जाता है तो इसी तरह से ये पूरा एंगल इस वाले का भी डबल आ जाएगा। और जब डबल आ जाए तो आपको एक चीज याद रखनी ये है कि ये जो समांतर रेखाएं हैं इनके जो एक तरफ के अंतःकोण होते हैं उनको जोड़ने से 90 डिग्री आता है, जिसको आप लगाते ही ये वाली इक्वेशन प्राप्त करेंगे। ये इक्वेशन जैसे ही प्राप्त होगी बस आप देखेंगे ये जो दोनों एंगल आएंगे ये इसी के कोण के अंदर के एंगल होंगे। ये अंदर के एंगल के साथ में जब ये एंगल आप जोड़ोगे तो तीनों का कोण कितना आएगा, 180 डिग्री। तो जब तीनों का कोण 180 डिग्री आ जाए तो ये दो एंगल का 90 डिग्री है, इसकी जगह पे 90 रख देना, उसको उठा उधर भेजना, आंसर आ जाएगा आपका यूं। क्लियर? चलिए, उम्मीद ये है कि क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूरी तरह से खत्म हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि हमारे पास 10, 11, 12, 13 मतलब 4 क्वेश्चन अभी भी बचे हैं, जो कि हमारा ये जो आगे के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं इनकी लेंथ ना अच्छी खासी होने वाली है। हमारा सेशन जो है वैसे भी 1 घंटे का अप्रोक्सीमेट आ चुका है, तो ये जो अच्छे खासे क्वेश्चन है इनको भी लेने के लिए मतलब मुझे 1 घंटे का समय पूरा लगने वाला है, मैं इतना जानता हूं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इसकी बात नहीं करने वाले हैं। इस 4 क्वेश्चन के लिए हम लोग अलग से सेशन लेकर आएंगे जिसमें हमारा 40 से 45 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा जितने भी हमने कितने 9 क्वेश्चन लगाए हैं आज के सेशन में ये चीजें पूरी अच्छे से समझ में आ गई होंगी और क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी भी तरह की क्वेरी बनती है, अगर आपको पीडीएफ की नीड है तो आप हमसे कांटेक्ट करने के लिए टेलीग्राम का यूज कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको ग्रुप का और चैनल का दोनों का ही लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप हमसे बात भी कर सकते हैं और हमारे चैनल के साथ में जो भी यहां पर होता रहता है, जैसे भी सॉल्यूशन आपके दिए जाते हैं वो सब आपको वहां पर नोटिफिकेशन मिलता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएंगे। क्लियर? और ज्यादा जानकारी के लिए किसी भी सोशल मीडिया पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सभी सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, सभी के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए गए हैं। आप किसी भी सोशल मीडिया पर हमें वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब जगह पर। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीजें आज के लिए इतना ही रखा जाए। अच्छा, किसी भी तरह की क्वेरी हो तो कमेंट करिएगा, आप बताइएगा। सेशन पसंद आया है तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स नए जुड़े थे आज सेशन के अंदर सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाला सॉल्यूशन उसी के थ्रू मिलेगा, हर बार आपको बताता हूं। क्लियर? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।